हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं अपने साइंस का चैप्टर 5 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है एंड इस चैप्टर को हम एनिमेशन एंड विजुअल्स की हेल्प से समझेंगे, तो ये चैप्टर हमें और भी इंटरेस्टिंग और इजी लगने वाला है। लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस फिश, ये लिविंग है या डेड है? ऑब्वियसली लिविंग, बिकॉज ये स्विम कर रही है, अपने फिन्स को मूव कर रही है, ब्रीथ कर रही है। बट अगर यही ब्रीदिंग इसकी स्टॉप हो जाए तो ये डेड हो जाएगी। सो वी कैन से जो प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए नेसेसरी है उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। दीज प्रोसेसेस टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेसेस हैं न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इन प्रोसेसेस को हम डिटेल में एक एक करके देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है न्यूट्रिशन। Nutrition is the process by which an organism uses food to get energy and other material to support life. Food से हमें मिलती है सबसे पहले energy and second other materials मिलता है to support some functions such as growth, development, synthesis, protein, etc. Nutrition दो टाइप के होते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स खुद, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इसके एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। और सेकेंड है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है एनिमल्स एंड सम फंजाई। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेट्स सी, प्लांट है, ठीक है, उसने सब्सटेंस लिया आउटसाइड से। क्या लिया? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट कर दिया स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड साथ के साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करता है प्लांट। अब कार्बोहाइड्रेट से मिलती है प्लांट्स को एनर्जी। चलो हम देख लेते हैं कि प्लांट्स अपने इनपुट्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट लेता कैसे है। लीव्स का अगर क्रॉस सेक्शन किया जाए तो वहाँ पे हमें कुछ ग्रीन डॉट्स दिखेंगे, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल सबसे पहले तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, एंड क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है प्लांट को। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? उनके पास नोज तो है नहीं ब्रीथ करने के लिए, उनके पास है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स के ऊपर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अब लीव्स के ऊपर पोर्स हैं तो वहाँ से वाटर लॉस भी हो जाता है। तो वाटर लॉस को स्टॉप करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, वहाँ पे एक गार्ड सेल बिठा देता है। गार्ड सेल गार्ड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब भी गार्ड सेल को पानी पिलाया जाएगा वो स्टोमेटा को ओपन कर देगा। मीन्स गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटा पोर्स टू ओपन। और जब गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा पोर्स क्लोज हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो प्लांट ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी क्लोरोफिल से, ठीक है। फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ टू कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड कराता है एनर्जी। इस प्रोसेस को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 वाटर लिया प्लांट ने, और क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद जो प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, उससे हमें मिला 1 कार्बोहाइड्रेट, 6 ऑक्सीजन एंड 6 वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट जो मिला प्लांट को, जितनी एनर्जी उस टाइम पे चाहिए उसने वो यूटिलाइज कर ली, और बाकी कार्बोहाइड्रेट को वो स्टोर कर देता है स्टार्च की फॉर्म में, सो दैट इन फ्यूचर जब रिक्वायरमेंट हो तो वापस से स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया और एनर्जी ले ली। अब यही प्रोसेस एनिमल में भी होता है। एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स जरूरी नहीं कि वो सीरीज में ही हो, कोई भी स्टेप आगे या पीछे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट में अगर स्टोमेटा डे में ओपन होएगा तो सारा का सारा वाटर लॉस हो जाएगा। इनके पास वैसे ही वाटर कम है, और स्टोमेटा ओपन हुआ, जो भी वाटर थोड़ा बहुत है वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए डेजर्ट प्लांट नाइट में पोर्स ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेके उसको स्टोर कर लेते हैं, एंड डे में जब उनको सनलाइट मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे में कंप्लीट करते हैं। तो एनर्जी तो हमने देख ली कैसे मिली। अब अदर मटेरियल्स कैसे मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन वगैरह, वो सॉइल से वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में
ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड। वो ग्रीन प्लांट्स की तरह अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। जितने तरह के ऑर्गेनिज्म उतने टाइप का उनका डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर एग्जांपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के वो पूरे सरफेस से ही फूड ले सकता है, मतलब जहाँ मर्जी अपना माउथ बना लेता है। वही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अमीबा अपना इंटायर सरफेस यूज़ कर सकता है फूड को इनटेक के लिए। जहाँ पे फूड टच होता है वहाँ पे वो सूडोपोडिया बना लेता है और सूडोपोडिया फूड को एनगल्फ करता है और एक फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन होता है, मीन्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर डिफ्यूज़ हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल से बाहर निकल आते हैं। वहीं पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट फूड इनटेक का इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट है। यू कैन से कि उसका एक माउथ है। जैसे ही फूड इसकी बॉडी से टच होता है, इसकी पूरी बॉडी में सीलिया होते हैं और सीलिया फूड को पुश करता है माउथ की साइड में। माउथ से फूड एंटर होता है, अंदर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर थ्रू कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक लॉन्ग ट्यूब होती है माउथ से लेकर एनस तक, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये अलग अलग स्पॉट पे स्पेशलाइज्ड होती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बेसिकली हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फूड इन माउथ, फूड इन स्टमक, फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। जैसे ही हम फूड को माउथ में एंटर करते हैं, हम उसको च्यू करते हैं। च्यू करने से फूड क्रश हो जाता है स्मॉल पीसेस में और उसके साथ स्लाइवा मिक्स हो जाता है। स्लाइवा क्या होता है, हमारे माउथ में एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवा। ये सीक्रेट होता है स्लाइवरी ग्लैंड से। इसके अंदर होता है एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करते हैं और ये फूड को वेट भी करता है सो दैट आगे फूड पैसेज होने में ईजी हो पाए। फूड का काम माउथ में हो चुका है और वो आगे मूव करेगा। वो मूव करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? दीज आर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर लाइनिंग ऑफ द कैनाल, जिसकी वजह से फूड फॉरवर्ड पुश होता है और ये मूवमेंट्स ऑल अलोंग द गट होते हैं। अब फूड माउथ से स्टमक में आ जाएगा थ्रू ईसोफेगस। अब हम देखते हैं फूड इन स्टमक। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है, जब इसमें फूड आता है तो ये एक्सपैंड हो जाता है और यहाँ पे फूड कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ये कौन कौन से? ये पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको एसिडिक मीडियम पसंद है, तो HCl स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से पेप्सिन वर्क कर सकता है। एंड स्टमक की लाइनिंग को एसिड से सेव करने के लिए म्यूकस सीक्रेट होता है और फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव हो जाता है और इसको रेगुलेट करता है स्फिंक्टर मसल, जो कि थोड़े थोड़े अमाउंट में फूड को रिलीज करता है। अब आप ये देखो, इसका नेम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, बट ये कॉइल्ड होता है एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है बिकॉज उसको फूड को ज़्यादा टाइम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रखना पड़ता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। वहीं पे कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जो मीट खाते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होते हैं बिकॉज फूड को उन्हें थोड़े कम टाइम के लिए रखना पड़ता है बिकॉज मीट को डाइजेस्ट करना ईजी है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब आ गया फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस फूड को चाहिए और भी डाइजेस्टिव जूसेस, तो यहाँ पे 3 प्लेसेस से डाइजेस्टिव जूसेस आती है हमारे पास। फर्स्ट लीवर से आता है हमारे पास बाइल जूस थ्रू बाइल डक्ट, जो कि एसिडिक फूड को एल्कलाइन करता है बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। एंड सेकेंड बाइल जूस इमल्सिफाइंग ऑफ फैट करता है, मीन्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। सेकेंड आता है पेनक्रियास से, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ये होते हैं 2, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, सेकेंड लाइपेज जो बाइल जूस ने स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनाए थे उनके ऊपर वर्क करता है और उनको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। एंड थर्ड इंटेस्टाइन का अपना भी कुछ जूस होते हैं और फाइनली ये तीनों मिलके प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड फैट को फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो हो गया, अब एक और चीज होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होता है यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहते हैं विलाई, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और विलाई में ब्लड वेसल्स का रिच सप्लाई होता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स फूड एब्जॉर्ब करते हैं
एंड ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फाइनली फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। जितने भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो चले जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड जो बाकी बच गया है वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। और एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल रेगुलेट होता है किससे? एनएल स्फिंक्टर से। अब हम एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फूड आया माउथ में, जिसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। माउथ में है टंग, फिर फूड ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक के ऊपर है लीवर और नीचे है पेनक्रियास, और लीवर से अटैच्ड है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्टमक से फूड पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पहुंच गया फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनएस के थ्रू फूड बाहर निकल आता है। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन इज डन। अब हम देखेंगे सेकेंड लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में होते हैं विलाई, और जिसमें होते हैं ब्लड वेसल्स जो कि फूड को एब्जॉर्ब करके सारे बॉडी के सेल में लेके जाते हैं। सेल में जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इनमें होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अभी हमने देखना है बस माइटोकॉन्ड्रिया, और अब हम देखने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। बेसिकली जो फूड एब्जॉर्ब होके आया है दैट इज ग्लूकोज, वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज सेल की साइटोप्लाज्म में आके पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, और साथ के साथ उसमें निकलती है एनर्जी। ये है हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2। स्टेप 2 में 2 वेरिएशंस है। फर्स्ट स्टेप 2 में या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा दैट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और ये कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। स्टेप 1 हुआ साइटोप्लाज्म में, स्टेप 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ साइटोप्लाज्म में, एंड स्टेप 2 में एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है जो कि होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक हो जाता है। अब हम एक बार एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी रिलीज। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें हो सकता है? वो ईस्ट में देख सकते हैं हम, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हम एनिमल्स में देख सकते हैं, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग के मसल सेल में भी होता है। देखते हैं कैसे। कभी आपने फील किया है कि जब आप एकदम से रनिंग करते हो बहुत ज्यादा या फिर वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स में पेन होती है? वो कैसे होती है? वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। जब मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होते हैं तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा हो जाता है मसल में, बिल्डअप हो जाता है, उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं हमारी बॉडी। सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज हो गई, अब उसको हमने स्टोर करना है। तो स्टोर हम कैसे करते हैं? बेसिकली एडीपी प्लस फॉस्फेट दोनों ऐड होते हैं एंड बनाते हैं एटीपी, और इस प्रोसेस में वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब एटीपी एक टाइप की हमारी बैटरी हो गई। जैसे हम बैटरी को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे रिमोट में डाल लो, टॉय चला लो उससे, वॉल क्लॉक में डाल लो, वैसे ही एटीपी को हम किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं बॉडी की। तो जब भी हमें एटीपी की जरूरत होती है तो फिर से एडीपी से फॉस्फेट को अलग कर देते हैं हम, और हमारे पास एनर्जी उसमें से निकल के आ जाती है। और कितनी एनर्जी निकलती है? एक एटीपी से 30.5 किलो जूल पर मोल। हमने देखा कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए बहुत सारा ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन मिलता कैसे है उन्हें? सबसे पहले प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स के लीव्स पे होते हैं टाइनी टाइनी पोर्स जिसको कहते हैं स्टोमेटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा से गैसेस अंदर आ गए तो लीव्स में होते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस, मतलब सेल्स के बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से एयर हर जगह पहुंच जाता है और सेल्स एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। अब सेल्स में जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एक्सेट्रा। जब डे में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। वहीं जब नाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, इनको कैसे मिलते हैं ऑक्सीजन। बेसिकली ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर में, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जितना डिसॉल्व होता है वाटर में वो ऑब्वियसली कम होगा एयर के ऑक्सीजन से। तो एक्वेटिक एनिमल्स की रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज उनको ऑक्सीजन तो चाहिए ही उतना।
और फिशेस जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस क्या करती है, वाटर को लेती है अपने माउथ में, ठीक है, और गिल्स तक पहुंचाती है। गिल्स में क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है वाटर से और वो वाटर को फिर बाहर निकाल देती है। प्लांट देख लिया, एक्वेटिक एनिमल देख लिया, अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ब्रीथ करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, बट एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। वो हम देखते हैं, सबके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, सो दैट वो ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आ पाए। ये सरफेस बेसिकली बहुत डेलिकेट होते हैं बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होना होता है, तो इसलिए इसको बॉडी के अंदर होता है। अब बॉडी के अंदर होता है तो वहां तक एयर ले जाने के लिए हमें कोई पैसेज भी चाहिए और एक मैकेनिज्म भी चाहिए जिससे कि इस ऑर्गन से ऑक्सीजन सारी बॉडी में पहुंच पाए। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। हम नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर को बॉडी के इनसाइड लेके आते हैं एंड नॉस्ट्रिल में होते हैं फाइन हेयर एंड म्यूकस जो कि एयर को फिल्टर करके आगे पास ऑन कर देते हैं। अब थ्रोट के थ्रू एयर जाता है लंग्स में और जो ये पैसेज है वो बना होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से, सो दैट एयर की वजह से वो कोलैप्स ना हो जाए। अब जो ये पैसेज है ये स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होता जाता है और लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे ये टर्मिनेट हो जाता है। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एल्विलाई, जो कि साइट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब एल्विलाई तक हमारे ब्रीथ किया हुआ एयर पहुंच गया, ठीक है। अब इसको पहुंचाना है हमने पूरी बॉडी में। एल्विलाई अटैच्ड होता है ब्लड वेसल से। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे रिब्स लिफ्ट हो जाते हैं, हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है एंड चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से एल्विलाई के अंदर एयर सक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एल्विलाई फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता कैसे है। ये हमारे बॉडी के सेल्स, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है एल्विलाई के पास। अब एल्विलाई में हमारे पास ब्रीथ किया हुआ एयर है जिसमें है ऑक्सीजन, उससे वो बॉडी वाले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर देता है और फिर ब्लड में ऑक्सीजन डाल देता है और फिर ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑल बॉडी सेल्स में पहुंच जाते हैं। अब एल्विलाई की मैकेनिज्म देखते हैं हम एक बार। ये हमारा ब्रीथ किया हुआ एयर एंड ये है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके चला जाएगा टू ऑल बॉडी सेल्स। अब हमने देखा था कि प्लांट्स में डिफ्यूजन से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट अगर हम ह्यूमन बीइंग में अगर सिर्फ डिफ्यूजन ही यूज करेंगे तो ये अराउंड 3 years लग जाएंगे टोज से लंग्स तक एयर लेके जाने में। तो जब बॉडी साइज ऑफ एनिमल बड़ा होता है तो एक और चीज यूज होती है, दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अब हम में ही देख लो, ह्यूमन बीइंग में होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। बेसिकली आप ये समझ लो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड में ही कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो बेसिकली ब्लड एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। वो ऑल ओवर द बॉडी, वो बॉडी सेल्स से एयर लेके आ रहा है एल्विलाई में और एल्विलाई से फिर एयर लेके जा रहा है सारे बॉडी सेल्स में। दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।